हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे फ्रिक्शन के बारे में। इससे पहले एक बात, जो पिछला वीडियो बनाए थे फोर्स एंड प्रेशर के ऊपर, एक फोर्स का था, दूसरा था प्रेशर के ऊपर। अगर किसी ने नहीं देखा तो जाके ज़रूर देख लेना, उसका लिंक हम आई बटन में दे देंगे। क्योंकि वो अगर तुमको अच्छी तरह से समझ में आ गया तब फ्रिक्शन समझने में तुमको आसान लगेगा, और ये है ही कुछ आसान सा चीज़। तो इसको स्टार्ट करते हैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल से। सोचो ये एक प्लेन सरफेस है, इसमें तुम एक बॉल छोड़ दिए, इसको एक फोर्स अप्लाई करके, मतलब हाथ से तुम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके इसको छोड़ दिए। अब क्या देखोगे, कुछ देर बाद देखोगे कि कुछ डिस्टेंस जाने के बाद बॉल रेस्ट में आ गया, बॉल रेस्ट में आ गया। तो ये क्यों हो रहा है? एक क्वेश्चन तो हम लोगों के मन में आता ही है कि बॉल रुक क्यों गया। कभी सोचे हो तो सोचना ज़रूर, अगर नहीं सोचे तो बॉल क्यों रुका। तुम साइकिल लेके इसी रोड में जा रहे हो, पेडलिंग तुम छोड़ दो, पेडल करना छोड़ दो, कुछ देर बाद देखोगे साइकिल भी आके रोक गया। तो कुछ तो चीज़ है जो जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, और ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ये चाह रहा है कि हम लोगों का मूवमेंट रुक जाए, मतलब हम लोगों को रेस्ट में लाने की कोशिश में ये है। तो ये जो अपोजिंग फोर्स एक्ट होता है, जिस डायरेक्शन में हम मूव करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में जो अपोजिंग फोर्स एक्ट होता है, जो उसको रेस्ट में लाता है या फिर उसका जो मूवमेंट है उसके अगेंस्ट में ये एक्ट होके उसका जो स्पीड है उसको घटा देता है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शन। ठीक है, इसको फ्रिक्शनल फोर्स भी कहा जाता है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कहा जाता है। तो ये जो अपोजिंग फोर्स, जो कोई ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसका अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होके उसको रेस्ट में लाने की कोशिश कर रहा है या फिर ला सकता है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, सिंपल सा और एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक टेबल के ऊपर एक बुक रखा है, इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करके तुम इसको मूव कराने चाह रहे हो इस डायरेक्शन में, तो इसका कॉन्टेक्ट सरफेस बराबर एक फोर्स ऑटोमेटिकली एक्ट होगा जो चाहेगा कि ये मूव ना करे, इसको रेस्ट में ही रखने का कोशिश में ये लगा रहेगा कि ये रेस्ट में ही रहे। तो ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज़ द फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और हम फोर्स अप्लाई करके इसको मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी इसका अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है, जो इसका मूवमेंट को अपोज करेगा और रेस्ट में इसको रखने की कोशिश करेगा, दैट इज़ फ्रिक्शनल फोर्स। और कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसको स्लो डाउन करके रेस्ट में लाने का जो फोर्स एक्ट होगा उसके ऊपर, दैट इज़ ऑल्सो फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स है एक ओपोजिंग फोर्स, ओपोजिंग फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को मूवमेंट को रेजिस्ट करता है, बाधा देता है, ठीक है, इसको बाधा देता है। तो यही है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या है? व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट रेजिस्ट मोशन व्हेन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ऑफ अनदर। मतलब एक सरफेस के ऊपर दूसरा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट को तुम एक फोर्स अप्लाई करके मूव कराने की कोशिश कर रहे हो, तो इसका कॉन्टैक्ट सरफेस बराबर जो फोर्स एक्ट होगा जो इसके मूवमेंट को रेजिस्ट करेगा, दैट इज़ द फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, और ये हमेशा जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा या फिर ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा एक्ट होगा, ऑपोजिट। ठीक है, तो ये एक बात आ गया, दैट इज़ द फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सरफेस, नेचर ऑफ द सरफेस मतलब कॉन्टैक्ट सरफेस। ठीक है, ये जो सरफेस कॉन्टैक्ट सरफेस है, मतलब इसका नीचे वाला हिस्सा और इस टेबल का ऊपर वाला हिस्सा, इस सरफेस का नेचर कैसा है, स्मूथ है या राफ है? अगर राफ होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा, स्मूथ होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा। दूसरा है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट
इस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। इसीलिए एक छोटा सा बॉक्स को धक्का दे के एक जगह दूसरी जगह लेने में, एक जगह से दूसरी जगह तुम ले जा रहे हो, जितना फोर्स तुमको अप्लाई करना होगा, एक बड़ा सा बॉक्स अगर तुम्हारे सामने रख दिया तो तुमको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए फ्रिक्शनल फोर्स इस छोटा बॉक्स से ज़्यादा होगा। ठीक है, छोटा बॉक्स से ज़्यादा होगा। इसीलिए तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नेचर ऑफ द सरफेस, इन दो जिसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करता है। अब आता है कॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्यों अराइज होता है, क्यों होता है फ्रिक्शन, कहाँ से आता है? कोई भी ऑब्जेक्ट को नेकेड आई से हम लोगों को स्मूथ लगता है, बट हम अगर इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख देंगे तो देखेंगे इस तरह का अप्स एंड डाउन है, उसका सरफेस में इस तरह का अप्स एंड डाउन्स है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट दूसरे किसी ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर रहता है तो क्या होता है, एक का डाउन के साथ दूसरे का अप्स इस तरह से मिक्सअप हो जाता है, इस तरह से आमने सामने आ जाता है। और क्या होता है, एक चीज़ है दैट इज़ द एडियासिव फोर्स, ADHESIVE, एडियासिव फोर्स। ये क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अनलाइक बॉडीज़। दो अलग तरह का ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स के बीच जो अट्रैक्शन क्रिएट होता है, दैट इज़ कॉल्ड द एडियासिव फोर्स। तो जैसे कि अप्स एंड डाउन आमने सामने आ गया तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच, अब तो यहाँ पे बहुत सारा मॉलिक्यूल्स आमने सामने आ गया, तो ये लोगों के बीच आप एडियासिव फोर्स की वजह से ये अप्स एंड डाउन क्या होगा, इंटरलॉक हो जाएगा। ये क्या होगा, इंटरलॉक हो गया। अब जब तक ये इंटरलॉक तोड़ा नहीं जाएगा तब तक ये ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव नहीं कर सकता। ओके, तो ये एक चीज़ हो गया, मतलब 1 और 2 पॉइंट कनेक्टेड है। थर्ड पॉइंट क्या है, फोर्स प्रेसिंग द टू सरफेस टुगेदर। जो फोर्स इन दोनों सरफेस को प्रेस करके आमने सामने ला रहा है उसके ऊपर भी फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करता है। जैसे कि वहाँ पे बोले थे मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब यही तो था, इसका वेट के वजह से, मतलब कितना मास इसके अंदर है उसको अगर हम g से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट आ जाएगा। तो यही है इसका फोर्स जो इसका लोअर सरफेस को दूसरे किसी ऑब्जेक्ट का अपर सरफेस के आमने सामने ला रहा है। तो ये फोर्स भी जिम्मेदार है फ्रिक्शनल फोर्स के लिए। ठीक है, तो ये है दो मेन फैक्टर्स, रफनेस ऑफ द सरफेस एंड द फोर्स प्रेसिंग द टू सरफेसेस टुगेदर। इन दोनों की वजह से ही फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होता है और ये सरफेस इंटरलॉक हो जाता है। जब तक ये इंटरलॉक तोड़ा नहीं जाएगा तब तक ये ऑब्जेक्ट, ऊपर का ऑब्जेक्ट नीचे के ऑब्जेक्ट के हिसाब से मूव नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। 4 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन हम लोगों को मिलता है, कि स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन और फ्लूइड में देखा जाता है फ्लूइड फ्रिक्शन। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन एंड फ्लूइड फ्रिक्शन। तो पहले बात आता है स्टैटिक फ्रिक्शन का। तो एक सिंपल सा एग्जांपल ले लिए, घर में भी ये तुम करके देख सकते हो। तुम्हारा जो टेबल है जहाँ पे तुम पढ़ने बैठते हो उसमें तुम एक तुम्हारा बुक रख दो। अब एक काम करो, उंगली से तुम फोर्स अप्लाई करो इस डायरेक्शन में तुम हल्का सा फोर्स अप्लाई करो। तुमको दिखेगा कि ये ऑब्जेक्ट, मतलब तुम्हारा ये बुक इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, तुम फोर्स अप्लाई करो फिर भी मूव नहीं कर रहा है। तो क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इसका ये सरफेस बराबर एक ओपोजिंग फोर्स जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ऑटोमेटिकली एक्ट हो रहा है, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। अब तुम और थोड़ा फोर्स इसको डबल कर दो, 2F फोर्स कर दो, तब भी ये मूव नहीं कर रहा है। तो क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हम लोग फोर्स चैप्टर में पढ़े बैलेंस फोर्स, तो ये जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो तुम, इसको बैलेंस करने के लिए इसका ओपोजिंग फोर्स मतलब फ्रिक्शनल फोर्स भी डबल हो गया। तो ये 2F माइनस 2F इक्वल्स टू कितना हो रहा है? 0। 2F ये तुम्हारा फोर्स अप्लाइड और ये है फ्रिक्शनल फोर्स, ये है तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स 2F, ये दोनों बैलेंस हो रहा है इक्वल्स टू 0। तो बैलेंस कब होता है? जब दो इक्वल फोर्स
ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है तब इन दोनों को बैलेंस फोर्स कहा जाता है। तो यहाँ से जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसके हिसाब से ये फ्रिक्शनल फोर्स भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो एक लिमिट तक जितना फोर्स तुम अप्लाई करोगे उतना ही ये इंक्रीज होते जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज द सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली खुद को एडजस्ट कर लेता है। तो ये एक लिमिट तक ही होगा, एक लिमिट तक ही होगा, जब तक ये सारा इंटरलॉक तोड़ा नहीं, मतलब टूटेगा नहीं, तब तक ये रेस्ट में ही रहेगा। बट जब ये अप्लाइड फोर्स इसको ओवरकम कर लेगा, मतलब जितना मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन हो सकता है उसको ओवरकम कर लेगा, तब ये ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में तुम फोर्स अप्लाई कर रहे हो उस डायरेक्शन में ये मूव करेगा। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू किसका, स्टैटिक फ्रिक्शन का, उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम जो वैल्यू होगा उसको बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा तुम फोर्स अप्लाई कर दिए तो तब ऑब्जेक्ट मूव करेगा। ओके, समझ में आ गया। तो जैसे जैसे तुम फोर्स अप्लाई करोगे उसी तरह से फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ते जाएगा, और लिमिटिंग फ्रिक्शन से जब ये पहुंच जाएगा तब अगर उससे थोड़ा ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दिए तब जितना सारा इंटरलॉकिंग था वो इंटरलॉकिंग सब टूट जाएगा और ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। तो इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए स्मॉल एस देके, दैट इज़ द स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन में ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहता है, मतलब जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, जब लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दिए तब ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो ऑब्जेक्ट तो मूव कर रहा है, तब क्या होगा, फ्रिक्शन क्या वैनिश हो गया? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो इंटरलॉकिंग था, ये इंटरलॉकिंग कुछ तो टूट गया बट कुछ है, जैसे मूव कर रहा है इंटरलॉकिंग कुछ वेरी स्मॉल टाइम के लिए हो रहा है। तो ये जो ओपोजिंग फोर्स है अब ये एक कांस्टेंट वैल्यू में आ गया, मतलब ये एवरेज वैल्यू में आ गया, मतलब ये अब इंक्रीज भी नहीं होगा डिक्रीज भी नहीं होगा जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो इसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और इसको काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहा जाता है, इसको काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहा जाता है। तो इसको एफ के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये अब क्या चाह रहा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या चाहता है, इसका जो मूवमेंट है ये इसको ओपोज कर रहा है, मूवमेंट को ओपोज कर रहा है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स ओपोज द मूवमेंट बिटवीन द टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस दैट स्लाइड्स अगेंस्ट ईच अदर। तो इस सरफेस के ऊपर में ये जो ऑब्जेक्ट मूव करने का कोशिश कर रहा है, तो ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है इसके बराबर जो फ्रिक्शन फोर्स मतलब स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक्ट होगा, ये चाहेगा ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट है इसको ओपोज करने का, ठीक है। तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन था, स्टैटिक फ्रिक्शन से स्टैटिक फ्रिक्शन से ये काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन से काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है। एक अगर ग्राफ ड्रॉ करें, इस बराबर अप्लाइड फोर्स कैपिटल एफ और इस बराबर फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल एफ, तो ये दिखने को मिलता है कि ये एक पीक तक जाके ये कांस्टेंट वैल्यू अटेन कर लेता है, ठीक है। ये जो पीक है ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन का, ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन का, ये है स्टैटिक फ्रिक्शन का, स्टैटिक फ्रिक्शन का, और ये है स्लाइडिंग फ्रिक्शन का या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन का। तो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक कांस्टेंट वैल्यू में आ गया, स्टैटिक फ्रिक्शन तो फोर्स के साथ साथ ये इंक्रीज़ हो रहा था, यहाँ तक ये इंक्रीज़ हुआ, बट आफ्टर रीचिंग द लिमिटिंग फ्रिक्शन इट विल अटेन ए कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, समझ में आ गया। तो दैट इज़ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन।
अब रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी दूसरे सरफेस के ऊपर रोल कर रहा है तब क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन अराइजेस एज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द बॉडी विद द सरफेस कीप्स चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली। इसमें क्या हो रहा है, इसका जो कॉन्टैक्ट सरफेस है ये कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो इस दोनों के सरफेस के बीच अब जो फ्रिक्शनल फोर्स अराइज होगा दैट इज़ रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन का वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से और काइनेटिक फ्रिक्शन से कम होता है, सबसे कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन। इसीलिए किसी भी ऑब्जेक्ट को रोल करके ले जाने में बहुत ही आसान लगता है, हम लोगों को कंफर्टेबल महसूस होता है एक ऑब्जेक्ट को रोल करके ले जाने में। पुश करने ले जाने से तो बहुत अच्छा है कि उसको रोल करके ले जाए। इसीलिए जब भारी भरकम कोई माल ट्रांसफ़र करना हो तो इस तरह का एक चीज़ मिलता है प्लेटफॉर्म में, जहाँ पे जितना भी सारा तुम बोझ इसके ऊपर चढ़ा दो और इसको धक्का दे के तुम आसानी से ले जा सकते हो। बट ये अगर नहीं रहेगा तो इस ऑब्जेक्ट को ले जाने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि ये रोलिंग फ्रिक्शन काम कर रहा है। रोलिंग फ्रिक्शन तो स्लाइडिंग और स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, तो हम लोगों को बहुत कम फोर्स अप्लाई करके इसको हम रोल करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। अब ये जो रोलिंग कर रहे हैं, इस रोलिंग के एकदम ओरिजिन में है व्हील होता है। तो ये एक बहुत ही चमत्कार चीज़ बहुत पहले इन्वेंट हुआ था। तो इससे क्या हो गया हम लोगों का, इसमें हम लोगों का एबिलिटी टू वर्क मोर एफिशिएंटली, वी कैन डू वर्क मोर एफिशिएंटली और ट्रैवल मोर क्विकली। हम लोग बहुत तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होता है, इसीलिए बहुत तेज़ी से हम लोग मूव करते हैं और ये फ्रिक्शन जो एक्ट होता है वो भी घट जाता है, ट्रैवल कर सकते हैं बहुत जल्दी। और हम लोगों को मैनकाइंड गेन द एबिलिटी टू डू वर्क मोर एफिशिएंटली, मतलब बहुत ज़्यादा काम करने का क्षमता हम लोगों में आ गया ये व्हील की वजह से। ये तो एकदम चमत्कार सा इन्वेंट हुआ। जितना सारा चीज़ देखोगे अभी कहीं ना कहीं तो व्हील लगा ही है, ठीक है। घर से लेके बहुत बड़ा कारखाना तक, जहाँ कुछ भी तुम देखोगे नया जो कुछ भी बन रहा है व्हील उसमें है ही है, क्योंकि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको घटा देता है और इसके वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्स अराइज होता है दैट इज़ रोलिंग फ्रिक्शन, जो कि स्लाइडिंग और काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स से बहुत कम है, ठीक है। तो अब देखेंगे कि इसका क्या उपयोग किया जाए। अगर कोई बस, ट्रक या फिर तुम कार में सफ़र कर रहे हो तो इसका जो व्हील्स रहता है 4 ठो, अगर इसमें ठीक ठाक हवा है, ठीक है, मतलब चक्का बैठ नहीं रहा है, तो जो फ्यूल इसमें लगेगा, अगर ये यार घट जाएगा तो क्या होगा, रोलिंग फ्रिक्शन में भी चेंज आ जाएगा। बट फुल्ली अगर यार इसमें भरा हुआ है तो जो ये मूव करेगा तब क्या होगा, जो रोलिंग फ्रिक्शन इसमें क्रिएट होगा, अराइज हो रहा है रोड बराबर, वो बहुत कम होगा और इफ़िशिएंटली हम बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक हम जा सकते हैं। तो ऑल अबाउट द व्हील्स। अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन क्या है। इसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। फ्रिक्शन अगर नहीं रहेगा तब भी प्रॉब्लम है, फ्रिक्शन अगर बहुत ज़्यादा रहेगा तब भी प्रॉब्लम है। तो इसको क्या करना होगा, इसको क्या हटा दे या फिर इसको रहने दे, क्या करना होगा, पहले देख लेते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। फ्रिक्शन एनेबल अस टू वर्क विदाउट स्लिपिंग। फ्रिक्शन के वजह से हम लोग ठीक ठाक से वर्क कर पाते हैं, स्लिप नहीं करता इसी के वजह से। इट एनेबल्स ए कार टू मूव ऑन रोड विदाउट स्कीडिंग। तो ये कार स्कीड नहीं करता फ्रिक्शन के वजह से, फ्रिक्शन अगर नहीं रहता तो कार स्कीड कर जाता। थर्ड पॉइंट, इट एनेबल्स अस टू अप्लाई ब्रेक
एंड स्लो डाउन दिस और स्टॉप ए मूविंग कार। फ्रिक्शन की रहने की वजह से ही गाड़ी जो मूव कर रहा है, तेज़ी से जा रहा है, उसको ब्रेक लगा सकते हैं और ये स्टॉप कर सकता है या फिर रेस्ट में आ सकता है। इट एनेबल अस टू राइट ड्रॉ ऑन पेपर। कभी कभी हम लोगों को बहुत स्मूथ पेपर मिलता है जिसके ऊपर अगर हम लोग लिखते हैं तो ये स्लिप कर जाता है, ठीक है, तो ठीक तरह से लिख भी पा रहे हैं इसी की वजह से। एक और एग्जांपल है, ब्लैक बोर्ड में जो चॉक से लिखते हैं फ्रिक्शन के वजह से, अगर फ्रिक्शन नहीं रहता तो चॉक से ब्लैक बोर्ड के ऊपर हम लोग नहीं लिख पाते, उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ है जिसके वजह से हम लोग लिख पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। इट एनेबल अस टू पिक अप एंड होल्ड थिंग्स इन आवर हैंड। इसकी के वजह से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को हाथ में पकड़ सकते हैं, अगर फ्रिक्शन नहीं रहता तो ये फिसल जाता। नेल्स कैन बी फिक्स्ड इन वॉल ड्यू टू फ्रिक्शन। जो नेल्स हम लोगों को वॉल में अटैच होकर रहता है ये फ्रिक्शन के वजह से, अगर फ्रिक्शन नहीं रहता तो वो भी अटैच होकर नहीं रह पाता। इट एनेबल अस टू लाइट ए मैच स्टिक। मैच स्टिक से लाइट निकलता है फ्रिक्शन के वजह से, अगर फ्रिक्शन नहीं रहता तो वो तो उस बॉक्स के ऊपर स्लिप करके चला जाता, लाइट हम लोगों को नहीं मिलता। तो ये इतना सारा है एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। फ्रिक्शन स्लो डाउन मोशन। सबसे बड़ा बात कि फ्रिक्शन की वजह से जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका मोशन स्लो डाउन हो जाता है, घट जाता है। इट रिड्यूसेस द इफ़िशियंसी ऑफ मशीन। मशीन में अगर फ्रिक्शन इंक्रीज होते जाएगा तो उसका एफिशिएंसी जो है, मतलब वो जो काम करता है उसका एफिशिएंसी भी घटते ही जाएगा। इट प्रोड्यूसेस हीट विच में डैमेज मशीन्स। फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है, एक हाथ लेके दूसरे हाथ से तुम राब करो तो फ्रिक्शन की वजह से वो गर्म हो जाएगा, मतलब हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसी हीट की वजह से, मतलब जब फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो मशीन भी इससे ख़राब हो सकता है। इट वेयर्स आउट द स्टेप्स और स्टेयरकेस इन बिल्डिंग एंड फुट ओवर ब्रिज। ये प्रॉब्लम हो सकता है फ्रिक्शन की वजह से, बिल्डिंग्स में जो स्टेयरकेस है वो वेयर आउट हो सकता है और फुट ओवर ब्रिज में भी सेम कंडीशन हो सकता है, ठीक है। इट वेयर्स आउट द ब्रेक पैड ऑफ व्हीकल्स ग्रेजुअली। ब्रेक लगाते ही है हम लोग कि फ्रिक्शन अराइज हो, और फ्रिक्शन की वजह से जब गाड़ी तेज़ी से चल रहा है और हम लोग चाह रहे हैं कि इसको स्लो डाउन करने या फिर स्टॉप करने के लिए, तो हम लोग ब्रेक का अप्लाई करते हैं। तो ब्रेक की वजह से क्या होता है, व्हीकल्स का ब्रेक पैड फ्रिक्शन के वजह से ब्रेक पैड जो है वो ग्रेजुअली वेयर्स आउट हो जाता है, ठीक है। तो इसी में एक बात, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कॉन्टैक्ट सरफेस के एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मतलब तुम एक छोटा ब्रेक लगा के, छोटा साइज़ का ब्रेक लगा के जितना ब्रेक अप्लाई कर सकते हो, अपोजिंग फोर्स अप्लाई कर सकते हो, एक तुम बड़ा सा ब्रेक लगा लिए उससे भी अगर एक ही मटेरियल का है तो उसमें भी सेम ब्रेक तुम अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्टैक्ट सरफेस के एरिया के ऊपर नहीं डिपेंड करता है, ये नेचर ऑफ द सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है, किस टाइप का नेचर, कॉन्टैक्ट सरफेस का नेचर किस टाइप का है, ये याद रखना, ठीक है। इट वेयर्स आउट द रबिंग मशीन पार्ट्स। ये भी एक प्रॉब्लम ही हो गया। द टायर ऑफ द व्हीकल्स वेयर आउट ग्रेजुअली ड्यू टू फ्रिक्शन। तो व्हीकल्स का जो टायर होता है वो भी वेयर आउट, मतलब क्या, टीयर अप हो जाता है, फट जाता है फ्रिक्शन की वजह से। इट वेयर अवे द सोल्स ऑफ शू का जो सोल्स होता है वो भी फट जाता है इसी के वजह से। तो इतना सारा डिसएडवांटेजेस है फ्रिक्शन का। अब बताओ कि फ्रिक्शन को रहने दे या फिर इसको हटा दे, फुल वैनिश हो जाएगा, तब भी तो हम लोग चल नहीं पाएंगे, कुछ काम नहीं कर पाएंगे, ठीक ठाक से लिख नहीं पाएंगे, बहुत कुछ हम लोगों का डेली लाइफ में बहुत कुछ प्रॉब्लम अराइज हो जाएगा। तो अब हम लोगों को क्या करना होगा, फ्रिक्शन को हटाना नहीं है, फ्रिक्शन को एक मिनिमम लेवल तक रहने देना है, मतलब उसको डिक्रीज़ करना है, फ्रिक्शन को डिक्रीज़ करना है, ठीक है। इसको बढ़ने नहीं देना है, इसको डिक्रीज़ करके एक सर्टेन वैल्यू में इसको रखना है।
तो अब देखते हैं मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ फ्रिक्शन और मेथड्स ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ फ्रिक्शन। पहले हम लोग देख लेते हैं कि फ्रिक्शन अगर एकदम लेस हो गया तभी हम लोगों का प्रॉब्लम है, तो फ्रिक्शन को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है ग्रूव्स आर मेड इन द सोल्स ऑफ शू टू इंक्रीज फ्रिक्शन एंड प्रिवेंट स्लिपिंग। जो ग्रूव्स होता है अप एंड डाउन शू के नीचे, सोल के नीचे, इसमें क्या होता है, हम लोगों को फ्रिक्शन इंक्रीज करता है। ये मतलब हम लोगों को चलने में आसानी होता है, हम लोग स्लिप नहीं कर जाते। ट्रेड्स आर मेड इन द टायर ऑफ व्हीकल्स टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। ये जैसे कि पिक्चर में दिख रहा है, ये टायर में क्या है, ये सब है ट्रेड्स। ठीक है, ये जो स्पेशल शेप्स दिया गया है ना, दैट आर द ट्रेड्स। ये क्या करता है, ये व्हीकल्स में फ्रिक्शन को इंक्रीज कर देता है, व्हीकल्स में फ्रिक्शन को इंक्रीज कर देता है। इसीलिए वेट रोड में स्कीड नहीं करेगा, ये स्कीड नहीं करेगा। कंफर्टेबली तुम इसको वेट रोड में ड्राइव कर सकते हो, जब मन चाहे इसको ब्रेक अप्लाई कर सकते हो, गाड़ी रुक जाएगा। स्पाइक्स आर प्रोवाइडेड इन द शूज ऑफ प्लेयर्स एंड एथलीट्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन एंड प्रिवेंट स्लिपिंग। जो प्लेयर होता है या फिर एथलीट्स होते हैं, जब वो रन करते हैं या खेल कूद में, वो सब स्लिप नहीं कर जाए, इसके लिए उसके जूते के नीचे क्या रहता है, स्पाइक्स रहता है। ठीक है, स्पाइक्स इसको फ्रिक्शन को इंक्रीज करता है। जिमनास्ट अप्लाई सम कोरस सब्सटेंस। ये क्या होता है, जैसे कि इसमें सॉयल हाथ में ले लिए, जो कबड्डी कुश्ती ये सब खेलते हैं ना, ये क्या करते हैं, सॉयल ले लेते हैं हाथ में और उसको रब करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे फ्रिक्शन जो है ये इंक्रीज होता है और दूसरे को पकड़ने में आसान लगता है, बेटर ग्रिप मिलता है हम लोगों को। मशीन का जो बेल्ट होता है वो स्पेशल मटेरियल से बना होता है जो फ्रिक्शन को इंक्रीज करता है, वरना ये बेल्ट हमेशा मशीन से फिसलते ही जाएगा। तो कितने बार फिसले भाई, और कितने बार हम इसको चराए, तो इसमें तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता। इसीलिए जो मशीन का बेल्ट होता है स्पेशल मटेरियल से बनता है जो फ्रिक्शन को इंक्रीज करता है। ओके, तो ये है मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, किस तरह से हम लोग फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। अब देखते हैं मेथड्स ऑफ डिक्रीजिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कैसे घटाएंगे। फर्स्ट है जो आउटर सरफेस है, मतलब जो कॉन्टेक्ट सरफेस, नॉट आउटर सरफेस, जो कॉन्टेक्ट सरफेस है वो अगर बहुत रफ है तो इसको पॉलिश करेंगे। पॉलिश करने से क्या होगा, इसका अप्स एंड डाउन जो है वो एक शेप में आ जाएगा और ये स्मूथ दिखेगा। तो पॉलिश करके इसको स्मूथ अगर बना देंगे तो फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाएगा। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय अप्लाइंग लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स क्या है, लुब्रिकेंट्स एक ऑयल लाइक मटेरियल्स है जो किसी चीज़ में अगर अप्लाई करेंगे तो उसका फ्रिक्शन जो है उसको घटा देता है। ये 3 टाइप का हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, सेमी सॉलिड भी हो सकता है, सेमी सॉलिड, और ये लिक्विड भी हो सकता है। सॉलिड में आ गया जैसे कि टैल्कम पाउडर यूज़ करते हैं, ये एक लुब्रिकेंट है। सेमी सॉलिड में आ जाएगा ग्रीस, और लिक्विड में आ जाएगा ऑयल। ये सब यूज़ करते हैं मशीनरीज में, व्हीकल्स में, इसको फ्रिक्शन को डिक्रीज करने के लिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट है फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग व्हील्स टू मूव ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि व्हील्स में जो एक्ट होता है दैट इज़ द रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन का वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन से बहुत कम होता है। तो अगर व्हील्स यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन घट जाएगा। फ्रिक्शन कैन बी यूज्ड बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग। वही सेम जिस बॉल बेयरिंग में भी रोलिंग फ्रिक्शन एक्ट होता है, तो इससे फ्रिक्शन एक मिनिमम वैल्यू तक आ जाता है। तो ये इतना सारा है मेथड्स किस तरह से फ्रिक्शन को हम लोग डिक्रीज कर पाए। फ्रिक्शन को हटाना नहीं है, फ्रिक्शन नेसेसरी है हम लोगों को डेली लाइफ में। ओके, फ्रिक्शन टेक्स ए नेसेसरी इम्पोर्टेंट पार्ट इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, तो इसको डिक्रीज करके एक सर्टेन वैल्यू तक इसको मेंटेन करना है। अब आता है फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है, फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। फैक्टर्स में जाने से पहले, जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड में, फ्लूइड क्या क्या है, फ्लूइड 2 तरह का हो सकता है।
एक है लिक्विड और दूसरा है गैस। इन दोनों को एक साथ फ्लूइड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये दो मटेरियल बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकता है, फ्लो कर सकता है। तो जैसे कि ये दोनों फ्लो कर सकते हैं, इसीलिए इन दोनों को कहा जाता है फ्लूइड। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड में या फिर गैस में मूव करता है, तो मूव करने से अगर सोचो कि वाटर में एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में जो अपोजिंग फोर्स इसके फोर्स के मूवमेंट के अगेंस्ट में जो काम करेगा, दैट इज़ द फ्लूइड फ्रिक्शन। ये फ्लूइड अप्लाई कर रहा है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो इसीलिए इसको कहा जाता है फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्लूइड फ्रिक्शन अब किस जिसके ऊपर डिपेंड करता है? 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। एक है स्पीड, कितना स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव करे उसके ऊपर। जितना स्पीड ज़्यादा होगा, फ्लूइड फ्रिक्शन भी उसी हिसाब से बढ़ते ही जाएगा, और एक मैक्सिमम वैल्यू तक ये इंक्रीज़ होते होते एक सर्टेन वैल्यू में कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद ये और नहीं इंक्रीज़ होगा। तो स्पीड मतलब रिलेटिव स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, शेप मतलब सरफेस एरिया, कॉन्टैक्ट एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा। कॉन्टैक्ट एरिया, ये कॉन्टैक्ट एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही फ्लूइड फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे कि फ्रिक्शन, सॉलिड फ्रिक्शन में क्या देखे थे, कॉन्टैक्ट एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बट ये कॉन्टैक्ट एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एरिया जितना ज़्यादा होगा, शेप इसका ज़्यादा जैसे होगा, मतलब कॉन्टैक्ट एरिया जितना ज़्यादा होगा, इसका भी फ्लूइड फ्रिक्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा। नेचर ऑफ द फ्लूइड, किस टाइप का फ्लूइड के अंदर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है, फ्लूइड के हिसाब से एक बॉल अगर वाटर में जा रहा है तो उसका अपोजिंग फोर्स अलग सा होगा, या अगर ग्रीज में जा रहा है तो अलग सा होगा, कैस्ट्रोल ऑयल में डाल दिए तब अलग सा होगा। मतलब जैसे जैसे ये इसका नेचर चेंज हो जाएगा, डेंसिटी जैसे जैसे चेंज होगा, इसका फ्लूइड फ्रिक्शन भी उसी हिसाब से चेंज होते जाएगा। ठीक है, तो ये 3 जिसके ऊपर फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड करता है, स्पीड के ऊपर, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब कि कॉन्टैक्ट एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, एंड नेचर ऑफ द फ्लूइड मतलब किस टाइप का फ्लूइड के अंदर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। ओके, आई होप समझ में आ गया। अब बात करते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है स्ट्रीमलाइन फ्लो। जैसे कि तुम एक पाइप से बहता हुआ पानी को ले लो, बहुत हल्का से फ्लो हो रहा है स्लो मोशन में। ठीक है, तो यहाँ से तुम देखोगे, या फिर एक नाली का पानी ले लिए जो बहुत ही धीरे से फ्लो हो रहा है, तो इसका कुछ पैरेलल लेयर्स तुमको नज़र में आएगा जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। मतलब यहाँ का जो लेयर है ये इधर नहीं आएगा, ये इधर नहीं आएगा, एक लाइन बराबर ये सब जाएगा। तो इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो और लैमिनार फ्लो। ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो और लैमिनार फ्लो। तो कैसे पता चलेगा कि कोई फ्लो स्ट्रीमलाइन है कि नहीं है? सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। एक ड्रॉप काली यहाँ पे डाल दो, जी इंक होता है ना, वो यहाँ पे डाल दो, ब्लू इंक या फिर ब्लैक इंक। अगर तुम देखोगे जहाँ पे तुम ये इंक ड्रॉप किए, ये इंक अगर उसी लाइन बराबर सीधा चला गया, सीधा, बाकी का जो पानी था जैसे बह रहा था सही है, यहाँ के पानी के ऊपर जो इंक तुम डाला, ये सिर्फ ब्लू या फिर ब्लैक जो भी इंक है उसी कलर में सीधा चले जा रहा है, मतलब ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है। ठीक है, और अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं होगा तब क्या होगा, यहाँ पे काली डालने से पूरा पानी का कलर जो है वो उसी काली का कलर में आ जाएगा। तो यहीं से तुमको पता चल जाएगा स्ट्रीमलाइन फ्लो है कि नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रीमलाइन बॉडीज़। देखो, हम लोगों का नेचर में कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट्स है, एनिमल्स है प्रेजेंट, जो एयर में हो या फिर लिक्विड में हो, मतलब फ्लूइड में जो फ्रिक्शन इन लोगों को मिलता है वो इसको मिनिमाइज़ कर देता है। मिनिमाइज़ करके ये इजीली उस मीडियम में मूव कर पाता है। ठीक है, तो ये जितना सारा एनिमल्स का बात करें, चाहे वो बर्ड्स हो या फिर फिश हो, बर्ड्स आ गया जो एयर में मूव करता है, फिश जो वाटर में मूव करता है। ठीक है, इन दोनों को बॉडी शेप को अगर गौर से देखोगे तो एक स्पेशल बॉडी शेप है।
जब बार्स बहुत तेज़ी से एयर में मूव करता है तब क्या करता है, ये इसका जो दो पंख है ना, ये बॉडी के साथ अटैच कर देता है। बहुत तेज़ी से मार के हटाक से इसको बॉडी के साथ अटैच कर दिया तो बहुत तेज़ी से ये सामने की तरफ चला जाता है। इसी आइडिया को काम में लगा के हम लोगों का जो जेट प्लेन है, एरोप्लेन है, सब इसी हिसाब से बनाया गया, ताकि जब ये एयर मीडियम में जा रहा है तो एयर की वजह से जो फ्रिक्शन इन लोगों को मिल रहा है, अपोजिंग फोर्स, उसको मिनिमाइज़ किया जाए, ताकि एनर्जी एफिशिएंसी इन सब का ज़्यादा हो और आसानी से कम हीट प्रोड्यूस किए ये जा सके। ठीक है। फिश, इसका आइडिया कहाँ लगाया, सबमरीन, शिप जितना सारा है सब इसी के जैसा शेप वाला है, ताकि तेज़ी से ये लिक्विड के अंदर, मतलब वाटर के अंदर तेज़ी से मूव कर पाए, अपोजिंग फोर्स जो है उसको मिनिमाइज़ करके। तो ये जो जितना सारा ऑब्जेक्ट का बॉडी बना हुआ है स्पेशल डिज़ाइन करके, ताकि जो फ्रिक्शनल फोर्स मिल रहा है उसको मिनिमाइज़ किया जाए, उन सारा ऑब्जेक्ट्स को बोलेंगे स्ट्रीमलाइन ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रीमलाइन ऑब्जेक्ट्स वुड इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट आर डिज़ाइन टू ट्रेवल क्विकली, बहुत तेज़ी से, एंड क्रिएट ए मिनिमम फ्रिक्शन अगेंस्ट इधर एयर और वाटर। कहीं पे भी जाए फ्रिक्शन फोर्स को घटा के वो तेज़ी से मूव कर पाए और फ्रिक्शन को घटा दे। कौन कौन है इसमें, एरोप्लेन, ट्रेन्स। देखना ट्रेन्स का सामने वाला जो हिस्सा है इसी टाइप का होता है, ठीक है, एकदम शार्प, ताकि वो तेज़ी से मूव कर पाए। एरोप्लेन, स्पेस शटल्स, रॉकेट, बोट, सबमरीन, रेसिंग कार, रेसिंग बोट, सब ये सब स्ट्रीमलाइन बॉडीज़ है, जिसमें स्पेशल डिज़ाइन किया गया फ्रिक्शन को घटाने के लिए, ताकि ये अपोजिंग फोर्स को मिनिमाइज़ करके तेज़ी से निकल पाए। तो इतना ही इसी चैप्टर में डिस्कशन था। आई होप सबको क्लास अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और सबसे शेयर ज़रूर करना, लाइक तो करना ही करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।